हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज इस सेशन में मेरे साथ मेरा एक दोस्त जुड़ा है जिसने सीएपीएफ 2024 एग्जाम में 15th रैंक अचीव करी है। सो मैंने उसको सोचा कि उसकी एडवाइस या उसके साथ बात करके हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बाहर ला सकते हैं जो आने वाले एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट्स को हेल्प करेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम एंड थैंक यू अंशुल फॉर एक्सेप्टिंग दिस इनवाइट। सो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोल चुका हूँ, पर ओवरऑल ये बताओ कि फीलिंग कैसी थी जब रिजल्ट आया? घर पे क्या माहौल था? जैसे कि भाई मैं जब 13 तारीख आई थिंक शाम को जब रिज़ल्ट आया था तो मैं रिज़ल्ट चेक करने बैठा और जैसे ही मैं रिज़ल्ट चेक कर रहा था, मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे हाथ काँप रहे थे। चलिए मैं अब कैसे बताऊँ, वैसा लगेगा कि लेकिन गूज़बम्प्स वाली फीलिंग थी। जब मैंने अपना नाम देखा कि यस 15वें नंबर पे मेरा नाम आ गया तो भाई काफ़ी खुशी हुई अंदर से। और घरवालों को बताया उसके बाद तो घरवाले भी काफ़ी खुश थे, थोड़ा भावुक भी हो गए थे। बट ऐसे ही था, सभी खुश थे, मैं भी खुश था, भगवान को शुक्रिया अदा किया। अब तो वैसे एक चीज़ तो है कि जैसे हम उत्तराखंड से आते हैं, मतलब मैं भी उत्तराखंड से हूँ, तुम भी उत्तराखंड से हो, तो यहाँ पे तो पहले से ही कल्चर है कि डिफेंस में जाना है। मीन एक मेजर पोर्शन जो होता है यूथ का, वो बोलता है कि नहीं, डिफेंस इज़ द ओनली प्लेस दैट आई वांट टू गो। सो तुम्हारा भी वही बैकग्राउंड था या कुछ और था? इफ यू वांट टू टेल। हाँ, सर मेरा भी ऐसे ही बैकग्राउंड है। पिताजी फ़ौज में, दादाजी पुलिस में, तो बचपन से ऐसे ही था कि हाँ, वही यूनिफ़ॉर्म कोर्सेज़ जॉइन करनी है। और जब मैं 12वीं में था तो मेरा भाई भी एनडीए के थ्रू सेलेक्ट हो गया था एमलोग में। तो उसको देख के मोटिवेशन और भी बढ़ गया था कि हाँ, मैं भी करूँगा एनडीए मतलब यूनिफ़ॉर्म कोर्सेज़ कोई भी मिल जाए बस। अब मैंने एनडीए ट्राई किया, उसके बाद सीडीएस, एफकैट, मेजरली सारे डिफेंस एग्ज़ाम भी ट्राई किए। तो उनमें तो फॉर्च्यूनेटली मैं थोड़ा सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाया पर सीपीएफ भगवान की कृपा से पहली अटेम्प्ट में अच्छी रैंक पाके बिल्कुल पास ही की। तो अगर जैसे तुम्हारा भाई एयर फोर्स में है तुमने कहा, तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होता है कि छोटा भाई सिलेक्ट हो गया, मैं अभी तक तैयारी कर रहा हूँ। सो दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फियर एट होम। अ, छोटा तो नहीं है मेरे से बड़ा है, मेरा कज़िन हो 1 साल बड़ा है। पर हाँ, मतलब प्रेशर तो मैं कहूँगा नहीं पर एक मोटिवेशन था कि हाँ, भाई ने किया है तो हमको भी करना ही पड़े। तो प्रेशर तो मैं नहीं कहूँगा पर हाँ, उसको लेके मोटिवेशन काफ़ी था कि हाँ, करूँगा मैंने भी करना। तो आपका जो प्रेफ़रेंस है, अब जो आपने बताया था, मेरी बात हुई तुमसे, तो दैट इज़ बीएसएफ। एंड बीएसएफ के बाद आपका सेकंड प्रेफ़रेंस क्या था? सीआरपीएफ सीआरपीएफ। तीसरा मेरा आईटीबीपी, चौथा एसएसबी और पाँचवा सीआई। सो ये कहाँ से? ये प्रेफ़रेंस क्यों? क्योंकि ये बहुत ऑड है। यूजुअली पहला प्रेफ़रेंस मोस्टली लोगों का सीआईएसएफ होता है, देन एसएसबी होता है, जस्ट लाइक दैट। तो तुम्हारा क्या रीज़निंग थी इस चीज़ के पीछे कि मुझे ये लेना है? वही जैसे कि फ़ौज की तरफ तो पहले से रुझान था और थोड़ा शौक भी ऐसे ही है खेलना, बास्केटबॉल खेलना, कैलिस्थेनिक्स करना, थोड़ा एडवेंचर का भी ज़्यादा ही शौक है। तो इस वजह से बीएसएफ मुझे आर्मी के सबसे क्लोज़ लगी। तो पहला ऑप्शन भी है बीएसएफ बना के। सीआरपीएफ तो बेसिकली एडवेंचर की वजह से मैंने सेकंड प्रेफ़रेंस डाला। बाकी जो 3 प्रेफ़रेंस थी उनको मैंने उनका एडवेंचर फीचर देख के थोड़ा अ, अरेंज किया था। एआईएसएफ भी अच्छी फ़ोर्स है पर जैसा कि मेरी पर्सनैलिटी है या फिर मेरे इंटरेस्ट है तो उसके साथ ज़्यादा अलाइन नहीं होती। तो इस वजह से मैंने सीआईएसएफ को लास्ट पे रखा और बीएसएफ को पहली प्राथमिकता एक प्राथमिकता दी। हाँ, दैट्स नाइस यार। इससे पता चलता है ना कि देखो कि बंदा सिर्फ़ एक चीज़ को देख के नहीं जा रहा है, या फिर सिर्फ़ ये चीज़ नहीं है कि हमको एक कंफर्टेबल लाइफ़ चाहिए। यू हैव योर गोल्स, यू हैव योर ओन लाइफ़स्टाइल चॉइसेस, और तुम उसी को फ़ॉलो करना चाहते हो। यार ये भी सही है। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज़ को एप्रिशिएट भी करेंगे। और आई थिंक द बोर्ड मेंबर्स वुड हैव आल्सो एप्रिशिएटेड दिस कि ये देखो, ये इंसान पहला हमको दिख रहा है सुबह से, जो सीआईएसएफ रख के नहीं आया है फर्स्ट प्रेफ़रेंस में। तो आई थिंक वो भी एक गया होगा उनके दिमाग में कि ही इज़ रियली इंटरेस्टेड इन द डिफेंस फोर्सेस, नॉट जस्ट लूकिंग फॉर अ जॉब। तो दैट्स गुड। श्योर, श्योर। पर जैसे हमने ये बोला कि सीएपीएफ एग्जामिनेशन है, ये स्टार्ट हो रहा है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम।
तो कौन-सा वो फ़ेज़ था या पॉइंट था इन योर लाइफ़ दैट यू डिसाइडेड कि नहीं यार, अब मुझे अब देना है और क्योंकि ये तुम्हारा पहला ही अटेम्प्ट है, इससे पहले तुमने अटेम्प्ट्स नहीं दिए। सो वो क्या पॉइंट था जहाँ पे तुमने डिसाइड किया कि मुझे सीपीएफ देना है? वही 2019 में मेरा पास आउट हुआ। 12th पास आउट हुआ तो मैंने अपीयरिंग में दे दिया था एनडीए। लकीली पास भी हो गया था, पर एसएसबी में बाहर हो गया। तो ये सिलसिला चलता रहा, 4 बार एनडीए दिए, चारों बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। उसके बाद तो सीडीएस स्टार्ट किया देना 2022 के लगभग। तो सीडीएस भी दिया था, उसमें भी काफ़ी मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। तो जुलाई 2023 का कुछ कुछ टाइम था, तो उस समय मैंने सोचा कि यार ऐसा बैकअप रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बैकअप अगर यूनिफ़ॉर्म कोर्सेज़ में ही हो, तो सोने पे सुहागा है। मैंने सोचा यार एक बार मैं इसको सीपीएफ को ट्राई करके देखता हूँ कि कैसा है, कैसा पेपर है। इसके बारे में ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसके बारे में दोस्तों से सुना था कि हाँ, पेपर होता है ऐसा। एक इंटरव्यू होता है, एक सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो बस जुलाई 2023 में मैंने सोचा, उसके बाद देखा पेपर का पैटर्न थोड़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। तो मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी जैन 2024 के आसपास। ये या तो प्रिपरेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो तुमने कोई कोचिंग लेने का सोचा नहीं, तुमने खुद ही सेल्फ स्टडी करी है। तो कहाँ से आया ये कॉन्फिडेंस, इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं खुद से कर लूँगा सब? सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि आपने सोचा कि यार मैं खुद ही करता हूँ एंड लेट्स नॉट टेक एनी कोचिंग और समथिंग लाइक दैट? यार कोचिंग लेने का एक रीज़न तो ये भी था, जहाँ से मैं आता हूँ, जैसे मैं रहता हूँ संबा टिहरी। तो यहाँ ऐसी एडटेक फैसिलिटी सब जैसे क्या बोलते हैं, बड़ी-बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं थी, आप एजुकेशन ले सको, खासकर कोचिंग ले सको, बड़े एग्जाम की, खासकर यूपीएससी लेवल के या फिर एसएससी लेवल के। यहाँ से अगर आपको लेनी है तो आप जाएँगे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार जो काफ़ी दूर है, तो वहाँ रहने-रुकने का उतना अरेंजमेंट वगैरह नहीं था। तो बेसिक पर्पस यही था कि भाई घर से पढ़ाई करूँगा और जो ऑनलाइन सोर्सेज़ होंगे उससे मदद लेंगे। और जैसा मैंने बताया कि यार जर्नी इतनी लंबी रही है, एनडीए दी, सीबीएस दी है, तो उसके साथ-साथ थोड़ा सेल्फ स्टडी का भी जोश आ गया था। पढ़ना मुझे पहले से ही पसंद था, तो ज़्यादातर मैं सेल्फ स्टडी ही करता था। 10वीं 12वीं में आज तक कभी ट्यूशन गया नहीं वैसे, इन सब्जेक्ट के लिए। तो इसका भी एक आदत थी कि हाँ भाई, खुद ही कर लेंगे, कुछ नहीं, कुछ सोर्सेज़ चाहिए, पढ़ लेंगे खुद ही। तो बस से इन पेपर में भी सेम ही चला, खुद ही पढ़ा, काफ़ी बाकी कुछ-कुछ ऑनलाइन सोर्सेज़ थे, उनकी मदद ले ली, बाकी वो सो ओवरऑल जो ये पेपर 1 है, जैसे कि हम बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलते ही हैं हम, सीपीएफ एग्ज़ाम में सबको पता है कि आपके हाथ में सिर्फ़ पेपर 1 ही है। एग्ज़ैक्टली। तो तुमने क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखी है और तुमको क्या लगता है कि क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए एक कैंडिडेट को इस इस दौरान, इस प्रिपरेशन के दौरान? अ, बेसिक कैसे कोई बंदा डिफेंस की तैयारी कर रहा है, सीडीएस मान लो या फिर सीएसई की तैयारी कर रहा है, तो पहला पेपर सिमिलर ही रहता है, सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। भले मैथ्स उसमें थोड़ा ऐड हो जाती है, तो आप मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन हटा दो तो बाकी पोर्शन पूरा जीएस ही है। तो जिस बंदे ने एनसीईआरटीज़ कर रखी हैं, जैसे कि मैंने कर चुका था, जब तक मैं सीएपीएफ तक पहुँचा तब तक एनसीईआरटीज़ मैंने बेसिक कवर कर चुकी थी। और जो रेफरेंस बुक्स थी, वो भी मेनली मैंने सारी कवर कर दी थी लगभग। लक्ष्मीकांत हो, चाहे आप ही एंशिएंट हिस्ट्री की कोई भी लगा लो, स्पेक्ट्रम वगैरह, ये सारी कवर कर चुका था मैं, तो खासकर उतनी दिक्कत आई नहीं पेपर 1 में। उसके साथ-साथ मैंने सीएपीएफ के लिए इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की एक किताब ली थी, कंपाइलेशन पूरा, उस कंपाइलेशन को पूरा देख लिया था। तो जब ये सब कर लिया था तो उसके बाद पेपर 1 उतनी दिक्कत नहीं आई पेपर 1 में। हालाँकि स्कोर मेरा काफ़ी अच्छा नहीं था तो फिर भी मतलब एक रिस्पेक्टेबल स्कोर। अच्छा स्कोर है यार, कट ऑफ से तुम कम 20 मार्क्स अबव हो, तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट स्कोर और पेपर भी टफ था इस बार का। बहुत ही कम कट ऑफ गई है इस बार कंपैरेटिवली। तो पिछली बार की जो कट ऑफ थी दैट वाज़ 118 एंड इस बार कितना चला गया है बिल्कुल 97, सो बहुत ही कम है। हुँ। पर एक चीज़ और भी है ना कि कट ऑफ कम गई है लेकिन जो रिटर्न की कट ऑफ है वो उतनी कम नहीं हुई है। ओवरऑल जो अगर हम देखें कंबाइंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 तो वो अच्छी रही है।
सो जिन लोगों के पेपर 1 में मान लो कि जस्ट कट ऑफ है एंड पेपर 2 में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए या डिसेंट स्कोर नहीं कर पाए, तो वो रिटर्न में क्लियर नहीं हो पाए थे। मैं देख रहा था ये टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चों का था ये, कि हमने कट ऑफ पहली वाली क्लियर है, लेकिन दूसरे वाले में अगेन 182 तक पहुँच नहीं पाए वो। सो सोचो इफ समबडी इज़ एट 97 एंड देन उसको 182 पहुँचना है, तो उसको कम से कम 85 मार्क्स चाहिए मिनिमम। तो वो चीज़ें भी नहीं हो पा रही ना। सो आई थिंक अब ये भी देखना पड़ेगा कि आप सिर्फ़ एक ही पार्ट के पीछे ना भागे कि कट ऑफ ही क्लियर करनी है। कट ऑफ हो भी जाएगी तो भी क्या? सिलेक्शन विल नॉट कम। हुँ, हुँ। सो वही है। वही, वही। ओवरऑल जैसे पेपर 1 में बोलो। हाँ, इसी पेपर में जैसे कि सारे पार्ट को इम्पोर्टेंट वेटेज देनी पड़ती है। आप एक चीज़ को इग्नोर करके या फिर एक चीज़ की तरफ ऐसे ध्यान देके नहीं चल सकते कि हाँ भाई हो ही जाएगा। सब तरफ मतलब ध्यान देना पड़ता है, अच्छे से करो। एवरेज भी करोगे तो ठीक-ठाक हो जाएगा। एक चीज़ में आपको एक्सेल करना पड़ेगा। और चाहे वो पेपर 1 होता है, इंटरव्यू होता है, पेपर 2। हुँ। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा था तो तुमने मुझे एक चीज़ बताई थी कि मैंने कम अटेम्प्ट किए। तुम्हारे अटेम्प्ट सुन के मुझे थोड़ा-सा वैसा लगा कि यार काफ़ी कम किए एंड यू हैड अ वेरी गुड एक्यूरेसी। तो व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड दैट एक्यूरेसी कि तुमने आई थिंक 75 यू सेड अराउंड अटेम्प्ट किए थे एंड यू स्कोर्ड वेरी डिसेंट अमाउंट। 9 और हुँ। सो यू स्कोर्ड रियली नाइस एज़ कंपेयर्ड टू ओके कंटिन्यू। एक्यूरेसी एक्यूरेसी का मेरा पहले से ही था, मैं जितने भी एग्ज़ाम देता हूँ तो मैं कम ही क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करता हूँ। वैसे ज़्यादा हवाबाज़ी मतलब जैसे तुक्के-तुक्के ज़्यादा नहीं मारता पेपर में, जो मेरे को क्वेश्चन ज़्यादा शॉर्ट होगा या फिर 80% श्योर हो कि भाई यही होगा, तो उसी को अटेम्प्ट करता था। तो इतने पेपर दिए हैं पहले तो उससे भी आदत बन चुकी थी कि भाई करूँगा तो जिस पे आता है, जिस पे श्योर हूँ वही करूँगा, पर सही करूँगा। तो जैसे ही मैंने पेपर दिया तो 75 क्वेश्चन ही कर पाया था मैं। हाँ, थोड़ा जब मैं बाहर आया था तो बच्चों से सुना कोई 100 अटेम्प्ट करके आया, कोई 90, तो थोड़ा मुझे मतलब इनसिक्योर तो हो रहा था कि यार काफ़ी कम कर दिए। पर जब मैं घर आया मैंने एनालिसिस वगैरह देखी तो तब मैंने सोचा यार सही किया मैंने, काफ़ी कम ही अटेम्प्ट किए हैं, स्कोर आ गया मेरा। अब मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैं रूम से निकला तो मेरे वाले जो एग्ज़ाम हॉल था वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफ़रा-तफ़री मची हुई थी। बच्चों का ये हो रखा था डिप्रेशन कि कुछ हो ही नहीं पाया है, छूट गया पेपर, पूरे नहीं कर पाया मैं पेपर 1 भी। सो वो थे। एक ने आया मुझसे पूछा चलते-चलते कॉरिडोर में कि तुमने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने कहा आई थिंक उस समय मैंने कुछ बोला 103 समथिंग। सो ही वाज़ लाइक कि क्या करके आया भाई? उसका इट वाज़ हिज़ रिएक्शन कि इतना कहाँ से मार दिया? सो उससे मुझे थोड़ा डर लगा कि मैंने कहा मैंने ज़्यादा कर दिया क्या अटेम्प्ट? सो बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू आई फील कि जितना भी आपको आपकी स्ट्रैटेजी के साथ जो अलाइन हो, जितने क्वेश्चन आपको आते हो आप करो उस हिसाब से। इंटेलिजेंट गेसेस आर ऑलवेज़ देयर। बिल्कुल अंधा नहीं मानना है कहीं पे। एसेटिक पर्सन परसेंट टू पर्सन। हुँ। हाँ, सबकी स्ट्रैटेजीज़ अलग है, सबकी यू नो हाउ टू टैकल अ क्वेश्चन, और आप कितना मतलब अपने पे गट फीलिंग पे विश्वास करते हो, ये सब चीज़ों का मिक्सचर सबकी अलग-अलग। मगर मैं जैसे तुम्हारे ऑपोज़िट था मेरा मैंने 105 अटेम्प्ट किए टोटल मैंने घर आके देखा। तो उसमें से मेरे अराउंड अ, कितने 26 के आस-पास या 27 के आस-पास मेरे गलत थे। सो अराउंड मेरे करेक्ट जो आए वो 76 77 करेक्ट होंगे मेरे। सो उसके बेसिस पे। तो अगेन वो अटेम्प्ट ज़्यादा थे ना? हाँ, वो उसी वजह से सिलेक्शन मिल गया देखो, फ़ायदा मिला उसकी वजह से। मेरा बैलेंस किया है पेपर 1 ने पेपर 2 के साथ अदरवाइज़ दिक्कत होती। बट वही है कि मैंने जो समझता हूँ कि इस चीज़ में ना आपको खुद पे बिलीव रखना है अपनी स्ट्रैटेजी पे कि यार मैं कितना कर सकता हूँ, मेरी क्या एक्यूरेसी रेट है। अगर आप सिर्फ़ किसी के बोलने पे 125 अटेम्प्ट करने चले गए या 100 प्लस अटेम्प्ट करने चले गए, तो वो भी गलत है। सो वो आपको नेगेटिव ही ले जाएगा। यार अब देखा-देखी तो यार इन पेपरों में देखा-देखी तो हिंदी ही चलती है मेरे हिसाब से। अपने हिसाब से करो यार। अब यूपीएससी ऐसा कि आप दूसरे को देख रहे हो कि भाई इसने बोला है तो इतने अटेम्प्ट करूँगा, ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं चलता है। अपना देखो जितना आपकी वो है कैपेसिटी उतना करो, जितना अगर आपको विश्वास है अपनी एक्यूरेसी पे तो उतना ही करो। तो बेसिकली मतलब कोई सेफ स्कोर तो है नहीं। मतलब सेफ स्कोर वाला बात तो है नहीं, है ना? लोगों ने फालतू में हवा बना रखी है कि इतना ले आओ, इतना सेफ स्कोर है, इतना ये है। जैसे अभी मैं यूट्यूब में वीडियोज़ देख रहा हूँ एंड देयर आर पीपल हू आर प्रेडिक्टिंग द सेफ स्कोर फॉर 2025
I'm like, how are you predicting that before the exam has been conducted? So what is the logic behind that? Uh, so people are scoring. Nothing is sure. Yeah. Hmm, exactly. Nothing is sure in this examination. Yeah. People who have scored more than 150 have every and they were not able to see their name on the list. Yeah, sure. सो ऑब्वियसली देखो हमने जब पेपर वन की बात की तो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछना चाह रहा था कि तुम्हारे जो सब्जेक्ट प्रिपरेशन थी तुमने बोला तुम्हारा बेसिक कवर था इधर से आपने जो एनडीए और सीडीएस की प्रिपरेशन की है लेकिन फिर भी जैसे करंट अफेयर एक है तो आपने करंट अफेयर के लिए क्या किया व्हाट वर योर स्ट्रैटेजी व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी करंट अफेयर्स तो मेरे क्या बोलते हैं पहले तो यूट्यूब चैनल पे मैराथन्स आती हैं सीडीएस जर्नी वही सभी फॉलो करते हैं आज के ज़माने में तो उन सर की मदद से सारी वीडियोस कंपाइलेशन देखिए क्वेश्चन बन गया तो ठीक है बाकी करंट अफेयर्स में मैं ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करता था उसके साथ साथ आप पे ये जो प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह तो इस पे आप मंथली करंट अफेयर नोट लगा सकते हैं बाकी तो एक ही था थोड़ा करंट अफेयर्स इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाते हैं तो थोड़ा बजट का जैसे मैराथन आता है तो आप एक मैराथन देख लो उससे आपके 2-3 क्वेश्चन तो बन ही जाएँगे फॉर श्योर। तो बस यही करता था ज़्यादा करंट अफेयर्स उतना ख़ास मतलब उतने प्रिपरेशन नहीं करता था वो करंट अफेयर्स की। ओके सो मतलब जैसे करंट अफेयर्स के लिए आपने बोला कि वीडियोस देख रहे हो मैराथन देख रहे हो क्या लगता है कि वो इनफ होता है इज इट इनफ यार यूपीएससी के पेपर में तो इनफ तो कुछ नहीं होता ख़ैर, आप कितना भी पढ़ लो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा। पर हाँ, मतलब एक आपका होता है जैसे कि आप 10 में से अगर आप 4-5 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो तो यार इट्स अ डिसेंट अटेम्प्ट। तो ठीक है, मेरा गोल कभी ऐसा नहीं रहा कि यार 10 के 10 करने। और किस्मत है कि यार अगर 10 के 10 मुझे आते हो। बाकी मेरा ऐसा था यार 4-5 तो मैं बना ही लूँगा, इसी माइंडसेट से था। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेता था मैं करंट अफेयर्स में। सो प्रेशर तो वैसे भी नेगेटिव ही जाता है, लेना भी नहीं चाहिए, फालतू का है। बट चलो जैसे पेपर 1 जैसे भी हमने करा कि हम बोलते हैं कि अपने बेसिक कवर रखो, रिविजन्स करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। सो आपने पीवाईक्यूज़ करे होंगे। सो क्या आप सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ ऐसे ही लगाते थे रैंडमली या फिर आप कुछ सोच के लगाते थे कि मुझे एनालिसिस भी करना है इसमें कि इस टॉपिक से इतने वेटेज आ रही है? तो क्या रहा उस चीज़ का? मैंने ऐसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो नहीं किया कि भाई कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पर एक आप देखो कि यार टॉपिक्स होते हैं जैसे प्रिएम्बल हो गया, ज्योग्राफी से आपका क्लाउड्स हो गया, सॉइल्स हो गया, तो इनसे क्वेश्चंस रिपीटेडली आप मतलब आपके दिमाग में छप जाता है कि हाँ भाई यहाँ से कुछ आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस। फिर ऐसा मैं देख लेता था कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बाकी अदर एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं बाकी अदर एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं तो उनमें भी देख लिया कि भाई यस इस सेक्शन से आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो उसे वहाँ से कवर कर लो। बाकी ऐसा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का तो मेरे हिसाब से उतना टाइम नहीं रहता कि किसी को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब वगैरह, टेलीग्राम में जो ऐसा क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर ले आपके लिए। पर मेरे हिसाब से तो इतना टाइम रहता नहीं है बंदे पे कि भाई इसीलिए ही करता फिरे कि भाई कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो ओवरऑल या फिर तो अभी के लिए इम्पोर्टेंट एरिया आइडेंटिफाई करो और उसके बारे में पढ़ो। सो ओवरऑल जैसे कि अभी मैं हमने ये डिस्कस किया, अभी 1 महीना बचा है, लास्ट 40 डेज़। सो क्या एडवाइस देना चाहोगे या क्या रिकमेंडेशन रहेगी तुम्हारी तरफ से कि बच्चों को जो फॉलो करना चाहिए एस्पिरेंट्स को इस समय, कि लास्ट टाइम पे? यार अभी लास्ट टाइम से तो सबसे बेस्ट थिंग होगी कि यार रिवाइज करो जितना आपके कंटेंट है। ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागो और सिलेबस जितना पूरा हुआ है उसी को रिवाइज करो या फिर आप इम्पोर्टेंट एरियाज जो आपसे छूट गए हैं उनको देख सकते हो। बाकी अगर आप ऐसा सोचोगे कि यार अभी भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है ऐसा वैसा, तो यार सिलेबस तो आखिरी दिन तक पूरा नहीं होगा। अभी ऐसा ही है कि पीवाईक्यूज़ करो और जो भी कंटेंट आपके पास है तो उसी को बार-बार रिवाइज करो। बस ज़्यादा कंटेंट वगैरह यूट्यूब पे ज़्यादा मतलब दूसरों की ज़्यादा मत सुनो, मैराथन्स हालाँकि देख सकते हो आप, यही स्ट्रैटेजी रहेगी अभी तो आखिरी टाइम पे रहे। ओके, जैसे कि हम ये बात कर चुके हैं कि पेपर 1 में ये करना चाहिए एंड ऑल दोज़ रिविजन स्ट्रैटेजी एंड पीवाईक्यू।
सो पेपर 2 की अगर हम बात करें, सो पेपर 2 में तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया था। मतलब अच्छा स्कोर है तुम्हारा 100 प्लस स्कोर है। जी। तो क्या कहना चाहोगे पेपर 2 की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी जाए? और कैसे कोई आप स्टार्टिंग से एक बच्चा है या फिर एस्पिरेंट जिसने पहले ज़्यादा राइटिंग नहीं करी है, उसके लिए क्या टिप्स होनी चाहिए? सबसे पहला स्टेप होगा आप पेपर देख लो कि पेपर में आता क्या-क्या है। तो जैसे कि आपने देख लिया कि 4 रहते हैं आपके, तो आपके आर्गुमेंट्स हैं, 2 रिपोर्ट्स हैं और जो ग्रामर सेक्शन अलग है उसको भी देख लेंगे कि कैसे हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन और जो रेस्ट ऑफ ग्रामर जो है बची हुई। तो पहले देख लो कि पेपर में क्या-क्या आता है, नंबर 1 थिंग। सेकंडली आप स्ट्रक्चर देखो हर चीज़ का कि कैसे लिखते हैं। काफ़ी वीडियोज़ है आपकी मतलब यूट्यूब पे मिल जाएँगी या फिर अगर आपको आप कंप्लीटली रॉ हो तो यार आप किसी कोर्स को जॉइन कर सकते हो। मैंने पर्सनली सीपीए पेसी मेंटोर्स का अ, ये क्या होता है सेकंड पेपर 2 का कोर्स किया था। तो वहाँ से मैंने गाइडेंस सीखी कि यार कैसे-कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो सभी स्ट्रक्चर ही बताते हैं कि यार कैसे लिखना है, क्या नहीं करना है, डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आप इस स्ट्रक्चर वगैरह आपको सब पता चल गया है, छप गया है दिमाग में, तो उसके बाद आप कंटेंट देख सकते हो। तो यार कंटेंट के लिए जैसा मैंने अपनी अलग से एक नोटबुक बनाई थी, तो उसमें मैंने डिफरेंट सेक्शंस देख लिए थे। जैसे आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड अलग नोट्स बनाता था, एनवायरनमेंट से अलग, पॉलिटिकल कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं जैसे कि यार अभी गवर्नमेंट का इश्यू चलता है या फिर आपका जैसे आर्टिकल 200 की यार बिल वगैरह वापसी हो रही है, तो ये सब इश्यूज़ मैं उसके अंदर लिख देता था। आपके इसके अलावा जैसे सोशल इश्यूज़ के भी काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं, वो सोशल का मैंने अलग से एक बना रखा था। उसमें भी जो भी कुछ डेटा मुझे नया दिखता था, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं द हिंदू, उसमें अगर कुछ नया डेटा दिख गया तो उसको मैं लिख देता था। तो ऐसे करके मैंने एक कंप्लीटली कॉपी बनाई थी, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि येस अगर यहाँ से कुछ आ गया तो मैं श्योरली यूज़ करूँगा अपने पेपर 2 में। और ऐसा करता सुबह उठता था तो सुबह एक बार मैं इस कॉपी में नज़र मार देता था, जिससे कि फैक्ट्स दिमाग में छप जाए, कोई डेटा था तो वो भी याद हो जाए। तो जब आपको कंटेंट वगैरह दिख गया तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है, या प्रैक्टिस करो। पहले कोई टाइम नहीं लो, सिंपली बैठो और देखो कि आप कैसे लिख रहे हो ऐसे। तो पहली बार जब आप लिखोगे, कुछ भी एनालिसिस कर सकते हो यार, कोई आपसे क्या बोलते हैं सीनियर है जिसने एग्ज़ाम क्रैक किया है या फिर कुछ आपके मेंटोर्स हैं तो आप उनसे ले सकते हो। तो पहली बार मैं भी बैठा था तो यार मैंने सेक्शनल टेस्ट दिए थे, 70 मार्क्स के रहे जो रहते हैं। तो पहली बार मेरे भी 26 मार्क्स थे भाई इसमें, तो मैं यार डिसअपॉइंट हो गया था। मैं सोचता था यार मैं काफ़ी अच्छा लिखता हूँ, जो परसेप्शन स्कूल वाले दे देते हैं कि भाई स्कूल वाले आपको फुल मार्क्स देते हैं, तो मैंने सोचा यार मैं अच्छा लिखता हूँ। तो जब मेरे 26 मार्क्स आए तो यार मैं सोच रहा था यार कि भाई अभी तो क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। पर तब देखा धीरे-धीरे करते-करते स्कोर बूस्ट अप हो गया और उन्होंने मुझे कहा था कि यार आप डेफ़िनिटली आप 100 से ऊपर स्कोर करेंगे आखिरी-आखिरी में, तो एनालाइज़ कर रहे थे मेरी कॉपी एंड श्योरली आई डिड। तो बात यही है कि यार आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अपने आपके जो मेंटोर्स आपको बता रहे हैं कि यार क्या लैगिंग्स है आपकी, स्ट्रक्चर पे पूरा ध्यान दोगे, आपको डेटा है उसको एनरिच करोगे और मल्टी डायमेंशनैलिटी आप अपने टॉपिक्स में दिखाओगे। तो यार इस सब के कॉम्बिनेशन से आई थिंक यार यू विल स्कोर अबव एवरेज। सो टिपिकली ऐसे सो एक चीज़ आती है ना कि जब हम पेपर 2 में लिखने बैठते हैं, तो चलो ठीक है हमने डेटा भी लिख लिया, हमने मल्टी डायमेंशनैलिटी भी डाल दी। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो फँसती है बच्चों की वो है टाइमिंग, कि घर में भी जब बैठ रहे हैं तो हो जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जब बैठते हैं और जब वो सारी चीज़ें एक साथ करनी है, सेक्शनल लगाना एक बात है कि हमने सेक्शनल के साथ लगा दिया, ऐसे लिख लिया 15 मिनट में, ये लिख लिया। जब वहाँ पे वो कंबाइन में बैठते हैं, तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं बच्चे और आई थिंक वो टाइम प्रेशर जो दिमाग पे आता है, उस वजह से वो कहीं न कहीं छूट जाता है बच्चों का। मैंने बहुत सारों से बात करी, उन्होंने कहा कि हमारा 10 मार्क्स का छूट गया, किसी का 20 मार्क्स का छूट गया, कि मैंने एक रिपोर्ट छोड़ दी। सो व्हाई डज़ दिस हैपन और इसको कैसे अवॉइड करें? तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है? यार मेरा मानना तो ये है कि यार जिसका छूटता है उसने पहले तो यार ढंग से प्रैक्टिस नहीं की होती, मतलब सेक्शनल्स की। यार आप सेक्शनल की अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो यार, आप बैठ रहे हो, टाइम लिमिट लगा रहे हो, उसमें आप 10 रिपोर्ट्स लिख रहे हो या फिर आप 15 रिपोर्ट्स लिख रहे हो या फिर एसेस लिख रहे हो या फिर आर्गुमेंट्स लिख रहे हो, फिर आपकी आदत बन जाएगी यार इस टाइम पे मुझे खत्म करना है, कैसे भी खत्म करना है। तो यार
प्रैक्टिस करोगे अगर आप सेक्शनल से ही आता है, क्योंकि अगर आप बैठोगे सीधे फुल लेंथ टेस्ट देने बैठोगे तो यार आपका नहीं हो पाएगा पूरा, ऑब्वियसली होगा ही नहीं कभी पूरा। तो पहले सेक्शनल्स तो यार टाइम लिमिट लगा के, जैसे-जैसे सेक्शनल्स में आपकी आदत पड़ेगी, अब उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट दो आप। उसमें आप देखोगे यार कभी 5 मिनट जल्दी हो रहा है, कभी-कभी लेट भी हो जाती है। उससे अपनी गलतियों से सीखना है कि यार इस जगह मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। क्या था कि ग्रामर में जल्दी कर सकता था, या फिर मुझे सोचने में ज़्यादा टाइम लगा, कहा था कंटेंट कम था मेरे पास, या फिर स्ट्रक्चर में कर नहीं पाया। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ अपनी एनालाइज़ करो। आखिरी में बात वही है कि यार जिस चीज़ में ज़्यादा जितना टाइम आपको देना चाहिए उतना ही देना पड़ेगा। जैसे यार आप ग्रामर में ज़्यादा सोच नहीं सकते उस समय कि यार ऐसा-वैसा हैंडराइटिंग बना के लिख रहे हैं ऐसा-वैसा। जैसा आपको दिखा पेपर, तो यार देखने लग जाओ सबसे पहले, जैसे पेपर मिला है, पीछे बैठे हो तो देखने लग जाओ। आंसर मतलब बनाने, जो फिल इन द ब्लैंक्स है तो देखो यार उसमें कौन-सा कुछ हो ही रहा है। तो जब आप आंसर सोच लोगे तो आपको लिखने में उतनी लेट नहीं लगेगी। ग्रामर सेक्शन सबसे पहले करो, मतलब निपटा दो उसे जल्दी, जितना जल्दी हो सके, जितना तेज़ तुम लिख सकते हो उतना लिख लो। बाकी मेन टाइम यार अपना जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ से आपकी मल्टी डायमेंशनैलिटी चेक होती है, उन पे फ़ोकस करो ज़्यादा। तो मेरा फॉर्मेट ऐसा होता था, ग्रामर को निपटा दो पहले पूरा, उसके बाद मैं कॉम्प्रिहेंशन निपटाता था, क्योंकि आंसर ही उतारने होते हैं वहाँ पे। एग्ज़ैक्ट फिर ऐसे राइटिंग कर लो उसके बाद। ये सेक्शन जब आपका अभी तो टाइमिंग मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, 1 साल हो गया है पूरा। पर मतलब आता था लगभग 40-45 मिनट में शायद मैं कर लेता था, या फिर इससे कम में कर लेता। आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज़ यार 1 साल हो गया तो मुझे टाइपिंग का उतना ध्यान नहीं है। तो इसको निपटा दो जल्दी से, उसके बाद आप रिपोर्ट्स लिखो। रिपोर्ट्स के बाद आप आर्गुमेंट लिख दो। ऐसे मेरे हिसाब से आप बात के लिए बचा के रखो। तो मैं तो ऐसे ही करता था। जो मतलब जितने नंबर आप ले सकते हो पहले, जो छोटे-छोटे हैं, जैसे रिपोर्ट आपकी जल्दी हो जाती है तो उनको पहले कर लो। बाकी का जो मेजर टाइम है आपका, जैसे मान लो 2 घंटे है, तो आप उसको पैसेज के लिए और आर्गुमेंट्स के लिए बचा के रखो। क्योंकि इनमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है। बाकी तो जो आपको याद है उसी को आपको लिखना है। बाकी इनमें जो जिसमें सोचना है उसको आराम से करो ज़्यादा टाइम देके। हुँ। बस मैं भी यही करता था, मतलब मेरा भी जो अगर फॉर्मेट था तो पीछे से मैं स्टार्ट करता था पेपर, कि ग्रामर स्टार्ट किया, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेस ही खत्म कर दिया, देन रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट एंड देन फाइनली लास्ट में मुझे पता है कि ऐसे में तो ऐसा है कि अगर आपके पास टाइम कम भी बचा है तो यू कैन मैनेज समहाउ, मतलब 2 पेज का आप कुछ भी लिख ही लोगे। एक बंदे आप पता नहीं कुछ-कुछ करते होंगे, जैसे ऐसे में स्टार्ट करने आप बैठोगे, तो पहले आपको लगता है बहुत टाइम है अभी आराम से करते हैं। इस चक्कर में आप ऐसे में सारा टाइम दे देते हो यार, बाकी की चीज़ें आपकी छूट जाती। मेरे हिसाब से यार अपने लिए मतलब टाइम बना के चलो, पेपर से पहले ही देख लो यार, मतलब 1-2 फुल टेस्ट आप लगा के देख लो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ पे आपका गलती हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा टाइम जा रहा है। तो आप देख लोगे तो यार आपको मेन पेपर में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट मेरा तो यार 10 मिनट पहले ही पेपर हो गया था, अब कुछ करने पेपर 2। एग्ज़ैक्टली। तब से मेरा भी आई थिंक मेरा 7-8 मिनट पहले हुआ। उसके बाद मैं अंडरलाइन कर रहा था एंड मैं थोड़ा बहुत इनरिच करने की कोशिश कर रहा था, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई तो ठीक कर दो। सो वही था। सो आई थिंक वो इसलिए भी था, मेरे को जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी थी कि मैंने क्या किया, टाइम लिमिट बना ली थी अपने माइंड में, कि मुझे ये वाला सेक्शन इतने में ही करना है और मैं कोशिश करता था कहीं न कहीं कि 10-15 सेकंड उसमें भी कम कर दूँ। कि मान लो कि अगर मैंने किसी सेक्शन को बोला है कि 5 मिनट में करना है, तो मैं कोशिश करता था 4 मिनट 30 सेकंड में कर दूँ, 4 मिनट 40 सेकंड में कर दूँ। और मैं घड़ी को देखता रहता था। ये चीज़ मैंने घर में ही बना ली थी। सो आई थिंक उसने मेरे को बहुत हेल्प किया और सबको करना चाहिए आई थिंक टाइम मैनेजमेंट। हम लोग सोचते हैं कि वहाँ पे देखी जाएगी। इस एटीट्यूड से ना जाएँ कोई भी, क्योंकि फिर जो दिखता है फिर वो देखा नहीं जाता है रिज़ल्ट में। बहुत बुरा हो जाता है कहीं। तो एक और पॉइंट्स है यार यहाँ की, जैसे हमने टाइम लिमिट बना दी, एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं है कि यार 15 मिनट मैंने जैसे बोला कि 18 मिनट में करूँगा, तो हमेशा 18 मिनट में नहीं होगा। किसी-किसी में आपका जैसे कठिन टॉपिक आ गया तो यार 20-22 मिनट भी लग सकता है और आपको कवर अप करना पड़ता है दूसरी की वो। वो टाइम लिमिट वही याद दिलाती है आपको कि आपने वहाँ पे 1 मिनट एक्स्ट्रा लिया है, दूसरी जगह वो मैनेज करो। क्योंकि पूरे खत्म करना है आपको। वही, वही। और क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है पेपर 2 में, आई थिंक दैट इज़ टू कंप्लीट द पेपर। आई थिंक सबके सबसे पहले दिन यही बात आती है सब जगह कि कंप्लीट करो। उसके बाद देखी जाएगी ना एनरिचमेंट और क्वालिटी। वही लड़ाई करनी है तो पहले ये होता है, तो इससे मतलब ये जानना पड़ेगा। सही बात है। तो ये सेम एनालॉजी एक तो लगती है कि यार भाई पहले पर पूरा कर लो, कंटेंट बाद में देख। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था आज ही। सो कैंडिडेट आस्क्ड मी कि
सर आपने पेन कौन-सा यूज़ किया था? सो आप बताओ आपने कौन-सा पेन यूज़ किया था? यार पेन तो यार जो 5-5 रुपए वाले आते हैं, कौन-सा मैं तेरे को होगा मेरे पास, अभी तो दिख नहीं रहा। पर यार हाँ, जैसे ये दिख रहा है, ये हो गया बेसिक सा पेन। तो यूज़र थ्रो पेन है, ठीक है मतलब मैं तो डॉम्स का ऐसे ही मैं हल्का सा पेन यूज़ करता हूँ, मेरे को ज़्यादा ग्रिप वाले पेनों की ज़्यादा आदत नहीं थी, तो ऐसा है कि जो भी पेन पकड़ ले यार, उसी से लिखो आप मतलब कि जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसी से करो। 20-30 पेन ला दो और उसी से प्रैक्टिस करो तो उतनी आपको दिक्कत नहीं होगी। यार मैंने भी उसको मैंने भी उसको यही बोला मैंने कहा मुझसे तो ज़्यादा मुझे पेनों के नाम भी नहीं पता। मैंने तो बचपन से वो यूज़ किए ना, वो यूज़ एंड थ्रो आते हैं, ₹3 के आते थे अब शायद, तो उसी से लिखा मैंने पेपर में भी। सो मेरे हिसाब से तो ये है कि जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो पेन यूज़ करो एंड गो विद इट। ज़्यादा सोचो क्यों? लिखने से मतलब है ना। हाँ, पेन का ऐसा होता है यार जैसे पेपर से पहले मैंने भी देख रहा था कि कंफर्टेबल हो रहा था पेन के साथ। 2-3 किस्म के मैं पैकेट ला गया था, देख रहा कि कौन-सा मैं लिख पा रहा हूँ जिससे। तो ऐसा सबको करना चाहिए जिसका हाथ जिस पे बैठ रहा है तो वही कॉपी कर दो। एग्ज़ैक्टली। ये तो हमारा पेपर 2 है, लेकिन पेपर 2 में एक चीज़ है, तुमने तो काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी है क्योंकि टेस्ट सीरीज़ तुमने ली थी। तो तुम क्या मानते हो कि टेस्ट सीरीज़ बेनिफिशियल है, लेनी चाहिए या खुद से प्रैक्टिस करी जा सकती है? यार जैसे मैंने ली थी और मुझे तो काफ़ी बेनिफिट हुआ, ठीक-ठाक नंबर भी आए। तो यार जो कंप्लीटली रॉ है मेरे हिसाब से, जिसने कभी देखा ही नहीं है कुछ कि भाई कैसे लिखते हैं यार, क्या लिखना है, तो ले सकता है। जैसे मैं पहली अटेम्प्ट था तो मुझे कुछ पता नहीं था सब्जेक्टिव राइटिंग का उतना, कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो मैंने ये ली थी टेट 3। मेरा ऐसा था कि यार एक अटेम्प्ट दूँगा, पूरा फुल फ़ोकस फुल प्रैक्टिस के साथ दूँगा, बाकी देखी जाएगी। तो इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज़ ले ली थी। और बहुत सारे बंदे होते हैं जिन्होंने मुझसे भी अच्छे स्कोर किया होगा बिना टेस्ट सीरीज़ के। तो श्योरली मेरे हिसाब से सबकी मतलब हैबिट होगी राइटिंग की। जैसे कोई सीएसई वाला होगा, तो टच में होंगे राइटिंग के। तो बात यही है कि यार अगर आपने देखा नहीं है तो आप किसी की गाइडेंस ले सकते हो। मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा कि यार कोर्स ले किसी का ऐसा वैसा। पर टेस्ट सीरीज़ लेने में क्या है यार, ओवरऑल आपको मदद ही करेगा, आपको नुकसान तो नहीं करेगा। ऐसा है। अ, तो ये हमारा ओवरऑल हमने 2 चीज़ें कवर करी, पेपर 1 एंड पेपर 2। आपने बोला प्रैक्टिस इस तरीके से कर सकते हैं। मुझे बस एक चीज़ और डिटेल में समझनी है कि जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिख रहे हैं एंड जब हम आर्गुमेंट लिख रहे हैं, ठीक है? तो इन 2 में लिखने का क्या फॉर्मेट चाहिए? एक ब्रीफ में बताइए कि आपका क्या प्रोसेस था? किस तरीके से तुम लिखते थे? एंड इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाना है? प्रैक्टिस तो हो रही है, बट क्या चीज़ उसमें डाली जा सकती है या फिर जब वो इवैल्यूएट कर रहा है वो कैंडिडेट या एस्पिरेंट, तो वो क्या चीज़ें चेक करे उसमें कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है? तो कैसे पता लगा है? सो टेल मी अबाउट इट। एक-एक करके करते पहले ऐसे पे आते हैं ऐसे ब्रेक। यार ऐसे में सबसे मेन चीज़ है आप इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हो? तो इंट्रोडक्शन मान लो कि यार फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पर इंट्रोडक्शन आपका थोड़ा आई कैचिंग रखो। आप डेटा यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कुछ कोट आता है तो उसे यूज़ कर सकते हो। मैंने कुछ-कुछ एनेक्डोट्स मैंने बना रखे थे कि यार अगर मतलब ऐसे देखे थे चैट जीपीटी वगैरह से देखे थे, पर याद कर रखे थे कुछ कि अगर इससे रिलेटेड टॉपिक आ गया तो यार मैं लिख दूँगा इन्हें। पर कभी-कभी टॉपिक ऐसे आ जाते हैं कि यार आपको सबका दिमाग लगा के आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। पर ऐसा रखो कि यार क्या बोलते हैं पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि आपने समझ भी आप चाहो टॉपिक। इधर-उधर का डेफिनिशन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर कठिन वर्ड आ गया जैसे कि यार आपने आपका जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया, तो नॉन टेक्निकल वालों को उतना पता नहीं होगा व्हाट इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग। तो इस चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हो। बाकी अगर जैसे कि आप नॉर्मल टॉपिक्स आ गए जैसे कि इस बार आया था कि यार इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैंने काफ़ी बच्चे देखे कि यार वो डिफाइन कर देते हैं व्हाट इज़ रेन फॉरेस्ट वगैरह-वगैरह। तो ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो अंडरस्टैंडेबल्स वो हैं क्या बोलते हैं टॉपिक्स, तो वहाँ आप डेफिनिशन वगैरह मत दो। वहाँ आप सीधे क्रक्स पे आओ, जो बोलना चाहता है उसका ब्रीफ आप दे सकते हो कि यार कैसे-कैसे आपको स्टार्ट करना है। आप बॉडी में प्रोसीड करोगे तो बॉडी के सबसे मेन पार्ट है कि यार आपको टॉपिक से भटकना नहीं। जो टॉपिक की डिमांड है उसको समझना है पहले, तब आपको मल्टी डायमेंशनैलिटी लानी है। मैं ये करता था जैसे कोई टॉपिक मैंने देख लिया प्रैक्टिस में,
मैं एक गोला बना देता था रफ शीट पे, उसपे उसका मेन लिख देता था, मेन कोड जो पूछना चाह रहा है। प्लस यहाँ पे मैं सारे डायमेंशन लिख देता था, कि कौन-सा डायमेंशन मैं इसमें डाल सकता हूँ, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, आपका लीगल, इंटरनेशनल वगैरह-वगैरह। तो मैं कोशिश करता था इनसे आइडिया बनाने की कि मैं मेन टॉपिक से भी ना भटकूँ और साथ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस डालूँ उसमें। तो इसमें मेरा जो कंटेंट मैंने कॉपी बनाई थी, तो वो भी काफ़ी काम आया। अब आपका जैसे ही बॉडी खत्म होने वाली रहती है, तो बॉडी के आखिरी सेंटेंस को वैसे बोलते हैं ग्लाइडर सेंटेंस। तो ये हमारे ऐसे को ग्लाइड देता है पॉजिटिव कंक्लूजन के साइड। ग्लाइडर में आप एक पॉजिटिव लाइन्स डाल सकते हो कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये अब एग्ज़ाम क्या बोलते हैं, अब ऐसे खत्म होने वाला है, पॉजिटिव साइड में जा रहा है और पॉजिटिव आप पूरा दोगे कंक्लूजन में, जो फ्यूचरिस्टिक लगे कि हाँ भाई, इन कमिंग फ्यूचर द फ्यूचर सीम्स वेरी ब्राइट, वेरी प्रॉमिसिंग, ऐसे लिख सकते हो आप कि हम क्या बोलते हैं कंसेंसस लाएँगे किसी भी चीज़ में, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जो भी करेंगे, पर ऐसा दिखना है कि यस, यू आर अ पॉजिटिव माइंडसेट, ऐसा दिखना चाहिए। बस बेसिक गाइडलाइंस यही होती हैं। मेन गलतियाँ यही होती है यार, बंदा या फिर टॉपिक से भटक जाता है या फिर उसपे कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो आप इन डायमेंशन से अगर सोचने की कोशिश करोगे यार, आपको 300 वर्ड्स आराम से मिल जाएँगे। 300 वर्ड काफ़ी कम होता है उस वक़्त। आप कुछ भी लिखोगे तो 3 पेज ऐसे ही भर जाते हैं 300 वर्ड। तो सारे डायमेंशन में सोचोगे अगर आप, तो आपको स्ट्रक्चर भी मिलेगा और आपको कंटेंट भी मिल ही जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि आपने पेपर 1 भी पढ़ा है। पेपर 1 का काफ़ी इस्तेमाल इस पेपर में भी हो जाता है। तो ऐसे ही चलता है ऐसे का तो। अब सेकेंडली आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट का ऐसा होता है कि यार, जैसे अपना कुछ भी टॉपिक आ गया, जैसे मान लो कि यार प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ये ऑनलाइन गेमिंग, जो 2023 में आया था ये क्वेश्चन। तो पहले तो आप थोड़ा 2 लाइन इंट्रोडक्शन की दे दो इसमें भी, कि ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बता दो कि कैसे-कैसे आज के यूथ को इम्पैक्ट कर रहा है। मतलब इसमें आपको सारे वो नहीं बताने हैं, जैसे प्रोज एंड कॉन्स को आप नीचे लिखोगे, पर ऑनलाइन गेमिंग का आप ब्रीफ वो दे सकते हो कि ऑनलाइन गेमिंग हैज़ बीन कैचिंग अप दीज़ डेज़, ऐसे-ऐसे करके आप थोड़ा भूमिका बनाओ पहले, कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपने लिखे कि प्रोज़, तो प्रोज़ में आप एक एक करके लिखते हो, तो मेरा स्ट्रैटेजी ये होता था कि मैं लिख देता था 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक का मेन लिख दिया ब्लैक पेन से, उसको हाइलाइट कर दिया, उसके नीचे 2 लाइन छोड़ दी, दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा। तो मैं पहले सारे मेन हेडिंग सोच लेता था, क्योंकि मेन काम इसमें हेडिंग सोचने का ही रहता है। तो इसमें जैसा मैं कह रहा था कि यार, मेन काम रहता है आपका हेडिंग सोचने का, आर्ग्यूमेंट्स में आप कितने ज़्यादा पॉइंट्स सोच सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 5 पॉइंट काफ़ी होते हैं। इसी में आपको थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है कि 5 पॉइंट आप सोचो। तो मैं करता था, पॉइंट लिख दिया, उसको ब्लैक पेन से हाइलाइट कर दिया पूरा, उसके नीचे 2 लाइन छोड़ दी एक्सप्लेनेशन के लिए। सेकंड पॉइंट लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा और वैसे ही दूसरे पे पेज पे आके कॉन्स लिख दिया, ऐसे ही इसी फॉर्मेट में। जब ये हो गया तो उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो मैंने हेडिंग्स लिखी थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2-3 लाइन लिख देता था। और जब प्रोज़ एंड कॉन्स आपने लिख लिए, उसके बाद इसमें भी आप एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखो। येस, तो द प्रोज़ एंड कॉन्स आर 2 फेसेस ऑफ अ कॉइन। वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग फ्यूचरिस्टिक, जैसा आप मतलब एक ही सुबह ना हमारे क्लासिक में आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी है। बैलेंस रखना है एक चीज़ का, तो हमेशा एक बैलेंस्ड वे में आपको खत्म करना है। तो आर्गुमेंट का बेसिक यही है। आर्गुमेंट पूरा सोचने का गेम है मेरे हिसाब से। लिखने का तो कम है, सोचने का है पूरा। ये श्योर। तो ठीक है, तो ये भी तुमने अच्छे से समझाया कि हाँ, ऐसे इस तरीके से लिखना है, आर्ग्यूमेंट इस तरीके से लिखना है। लास्ट है, छोटा-सा है रिपोर्ट राइटिंग। क्या कहना चाहोगे रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से करनी है? एक शॉर्ट में। रिपोर्ट राइटिंग जैसा मैंने पहले कहा कि यार, स्ट्रक्चर देख लो, आप फॉर्मेट देख लो। फॉर्मेट काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आप बिल्कुल रॉ नहीं जा सकते पेपर में। ये आपकी 10वीं 12वीं की रिपोर्ट नहीं है। तो यूपीएससी जो फॉर्मेट बताता है तो उसी में लिखना है आपको। फॉर्मेट आप लिख लो। अभी तो मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, पर फिर भी आप देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लेना, तो आपको दिख जाएगा। जैसा आप स्टार्ट करते हो तो रिपोर्ट राइटिंग का मेन पार्ट रहता है आपका डेटा या फिर कंटेंट। पर ये ऐसा नहीं है कि ये प्री-रिक्विज़ाइट है इसका। डेटा अगर आपके पास है भी नहीं, फिर भी आप ठीक-ठाक मतलब 4-5 नंबर आप 10 में से स्कोर कर सकते हो। और मैं भी करता था, भले मेरे पास डेटा नहीं रहता था। मेरी अप्रोच यही रहती थी यार, इसमें भी मल्टीपल डायमेंशंस डाल दूँ मैं।
तो अगर डेटा नहीं है तो आप मल्टीपल डायमेंशंस डाल लो। पर अगर डेटा है तो पहली लाइन हमेशा आपकी या फिर किसी न्यूज़पेपर की रख लो या फिर कुछ कैची रखो जिसमें आप किसी रिपोर्ट का डेटा डाल दो जैसे यूनिसेफ वगैरह-वगैरह। लास्ट में आप क्रेडिट देना भी मत भूलना इसमें कि ना हाँ, क्रेडिट देना ज़रूरी है। जहाँ पे आप ये क्वेश्चन आता है कि क्रेडिट ज़रूरी है कि लिखना ही है कि कहाँ से हमने सोर्स किया है? इज़ इट नेसेसरी? हाँ यार, जैसे मैं लिखता था तो मुझे सजेस्ट किया था कि जहाँ आप लेते हो ना तो ये उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ाता है। तो मैंने कहा था आपका एग्ज़ामिनर चेक कर रहा है, अगर उसने उसको क्यूरियोसिटी थी कि भाई सही डेटा दे रहा है कि नहीं तो वहाँ से कर सकता है। और एक बार अगर उसका कॉन्फिडेंस आ गया तो यार आपके हित में जाएगा वो। सेकंड है यार आप अपनी मर्ज़ी से मत डालो डेटा कुछ, अगर आता है तो डालो, वरना फालतू का डेटा मत डालो कि भाई कुछ भी डेटा डाल दिया कि डेटा ही तो लिखना है। यार अगर उसका ट्रस्ट आप पे छूट गया तो आपकी आगे कॉपी चेक भी नहीं करेगा मेरे हिसाब से तो। तो जो मैं डेटा मुझे आता था, मैं वही डालता था बस। बी ट्रुथफुल एंड इफ यू हैव डेटा प्लीज़ यूज़ इट एंड इफ यू डोंट वरी जस्ट यूज़ मल्टीपल डायमेंशंस यू विल स्कोर अबव एवरेज इवन एवरेज। ठीक है। तो ओवरऑल हमने कवर कर ही लिया है। प्रेसिंग में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इट्स ऑल अबाउट समरी। सो अब मैं थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ या फिर हमको थोड़ा डिस्कस करते हैं तुम्हारे इंटरव्यू के बारे में। हाउ वाज़ योर इंटरव्यू? क्या एक्सपीरियंस रहा? आई एम श्योर इट वाज़ वंडरफुल। यू स्कोर्ड 125 मार्क्स, सो दैट्स वन ऑफ द हाईएस्ट। सो बताओ उसके बारे में जो भी बताना चाहते हो, आप शेयर करना चाहते हो। मेरा इंटरव्यू 2 ऑफ जून को था दिन वाली शिफ्ट में। तो जैसे मैं यूपीएससी भवन के बाहर पहुँचा तो काफ़ी गर्मी हो रही थी, काफ़ी बच्चे दिख रहे थे आस-पास, कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो कोई हवा फैला रहा है कि भाई कठिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा-वैसा, करंट अफेयर पूछ रहे हैं वगैरह-वगैरह। तो मैं साफ करना चाहता हूँ कि यार मुझसे ज़्यादा करंट अफेयर कुछ पूछा नहीं है, ऐसा कि जो मुझे ना आए हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि जो बंदे को पता ही रहता है वही पूछा ज़्यादा, बाकी कुछ ख़ास अपना मतलब जैसे बच्चे डराते हैं कि ऐसा पूछ रहे हैं, वैसा पूछे। तो पहला लेसन तो यहाँ से ही मिल गया था कि यार दूसरे बोल रहे हैं तो उनकी मत सुनो। तो ये कुछ भी बोल रहा है मत सुनो यार, अपने पे भरोसा रखो और जाओ कॉन्फिडेंस के साथ अंदर। तो अंदर गए तो फ़ॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो होती है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो पूरा हुआ और हमें अलॉट हुआ था लेफ्टिनेंट जनरल राशिद का बोर्ड। तो मेरा नंबर था 5th। तो चल रहे थे इंटरव्यूज़ तो वो ऐसे ही करते-करते मेरी बारी भी आ गई। तो बाहर पे बैठा हुआ था तो थोड़ा डर सबको लगता है तो मुझे भी लग रहा था, थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि भाई कैसा माहौल होगा, क्या होगा? तो अंदर गए, बैठा तो काफ़ी अच्छा कॉर्डियल बोर्ड था। फील्डिंग वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं थी, वेरी सपोर्टिव हुआ। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो यार सबने शुरू किया, शुक्ला सर ने, तो उन्होंने कहा कि यार आप बास्केटबॉल खेलते हैं? मैंने श्योर सर। वो बोला आप किस लेवल तक खेले? मैंने बोला सर मैंने वैसे तो डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ है, हाँ सिल्वर मेडल है डिस्ट्रिक्ट में, पर मैं स्टेट के लिए सेलेक्ट हो गया था पर मैं जा नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या रीज़न है कि आपने अपनी क्या बोलते हैं स्टेट के लिए छोड़ दिया, स्टेट के अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया, आपने मिस क्यों छोड़ी? मतलब ऐसा पूछना चाह रहे थे। तो मैंने कह दिया कि मेरा एसएसबी इंटरव्यू था तो इस वजह से मेरे को छोड़नी पड़ी। तो बोला ओके, ओके। तो सेकेंडली तो उन्होंने पूछा कि यार आपने ऐसे करियर क्यों नहीं बनाया? आप इधर फोर्सेस में क्यों आना चाहते हो? बास्केटबॉल भी काफ़ी प्रॉमिसिंग करियर की आगे मतलब ग्रो हो रहा है बास्केटबॉल, तो इसमें आप क्यों नहीं गए? तो मैंने ऐसे बोल दिया सर मेरी हॉबी है खेलना, बाकी ऐसे प्रोफेशनली मैंने सोचा नहीं है इस साइड जाने। शायद मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता था पर उस समय जितना मेरे पे आया तो मैंने बोल दिया था। उसके बाद सर ने बोला कि यार आपने किताब पढ़ी होगी उस समय लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब हैं, तो उनकी एक किताब है सूबेदार चुन्नी लाल के बारे में कुछ। मैंने पूछा कि यार आप इन्हें जानते हो? तो बोला सर मैंने सुना है नाम पर मेरे को एग्ज़ैक्ट पता नहीं है कि कौन है यार, स्टोरी क्या है इनकी बैक स्टोरी? तो सर ने पूरी बैक स्टोरी बताई उनकी। मैं सुन रहा था काफ़ी तो बीच में सर ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो इन्होंने मतलब ये आगे गए थे इन्होंने अपने कमांडर की जिनका ऑफ़िसर था, लीड ऑफ़िसर तो उनकी बात टालते हुए आगे गए गन फाइट में एंगेज हुए और इनको क्या बोलते हैं शहीद प्राप्त हुई। तो सर ने पूछा कि यार ऐसा क्यों किया इन्होंने?
ये अपने कमांडर की बात नहीं मानी ऐसा-वैसा कि डायरेक्ट आगे-आगे गन फाइट में एंगेज हो गया और शहीद हो गए। तो मैंने बोल दिया सर इन द हीट ऑफ द मोमेंट मे बी हिज पैशन फॉर द फोर्सेस एंड हिज यू नो डिटर्मिनेशन टू सेफगार्ड हिज कॉमरेड्स वगैरह-वगैरह। तो इस चक्कर में वो चले गए होंगे आके उन्होंने सोचा कि यार जब तक बाकी लोगों पे आँच आए तब तक मैं ही जेल दूँगा। तो सर ने बोला यस, यस सर ने भी ऐसे ही बताया उनके बारे में। बोला कि इनकी किताब पढ़ी है ऐसा-वैसा। तो 80% सर ही कह रहे थे, 20% मैं हाँ, हाँ कर रहा था वो। उन्होंने कहा, "यहाँ तो नीचे मिला।" उसके बाद दूसरे कुछ बोल रहे हो भाई? ये मैंने कहा एज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम राज शुक्ला सर बोर्ड। हुँ, हुँ। हुँ, श्योर, श्योर। तो उन्होंने कमान दे दी दूसरे साहब को। तो ये सर हमारे उत्तराखंड ज़्यादातर स्टेट के बारे में ज़्यादा पूछ रहे थे। तो पहला क्वेश्चन वही था कि यार माइग्रेशन का इशू उत्तराखंड में काफ़ी बढ़ रहा है, तो घोस्ट विलेजेस के बारे में पूछा। उसका एग्ज़ैक्ट नंबर वगैरह पूछा कि यार कितने हैं, क्या है? तो वो मैं कह दिया कि सर यार एग्ज़ैक्ट डेटा तो मुझे याद नहीं है पर आई विल सी इंटू इट। मैंने पूछा व्हाट आर द रीज़न्स फॉर दैट एंड व्हाट कैन यू डू टू इम्प्रूव दैट? तब मैंने कुछ-कुछ रीज़न वगैरह बताए। केस स्टडी मैंने पढ़ रखी थी यूट्यूब वगैरह पास वगैरह-वगैरह की, तो मैंने केस स्टडी बता दी थी। उसके बाद उन्होंने स्पेन के बारे में पूछा था, यही सस्टेनेबल टूरिज़्म है। उन्होंने ऐसा पूछा कि स्पेन में आजकल टूरिज़्म को बंद कर रहा है, वो टूरिस्ट को अलाउ नहीं कर रहा है अपने अंदर आना, क्या रीज़न है? मैंने बोला सर इफ जो अगर मैं वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि सस्टेनेबल टूरिज़्म का केस है वहाँ मतलब टूरिज़्म प्रेशर बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उस वजह से वो अ, डिसअलाउ कर रहे हैं और इस इको टूरिज़्म वगैरह सस्टेनेबल टूरिज़्म की साइड जाना चाहते हैं। तो सर ने बोला यस, यस, श्योर, श्योर। उसके बाद सर ने रिवर्स के बारे में पूछा कि यहाँ हम उत्तराखंड ही हो गया या फिर इंडिया में आप रिवर्स को अपनी माता के स्वरूप ट्रीट करते हैं, फिर भी हम उसे गंदा रखते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा कुछ कांसेप्ट नहीं है, पर वहाँ फिर भी साफ-सफाई काफ़ी अच्छी है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या गलत है कि हमारी सोच में क्या गलती है ऐसा-ऐसा? मेरे को लगता है सोच में तो कुछ ज़्यादा गलती नहीं है। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, सनातन धर्म में मैंने ये वर्ड यूज़ किया था। तो उसमें हमें सिखाया गया है कि यार माता के स्वरूप में हम इसलिए देखते हैं क्योंकि काफ़ी नरिशिंग है। आपको लाइफ देती है, आपको पानी देती है, काफ़ी चीज़ों में मदद करती है। पर दिक्कत तब आती है जब हम खाली स्क्रिप्चर्स को वी टेक एट द फेस वैल्यू, वी डू नॉट इम्प्लीमेंट इट। उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते ऑन द ग्राउंड। तो मैंने कहा कि सर हमारा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़रूरी है और सर्टेन स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि दोनों चीज़ें फॉलो हों। तो उन्होंने पूछा कि यार क्या स्टेप्स लोगे? उन्होंने बता दिया था रिवर जैसे आप कैसे-कैसे क्लीन करोगे आप नदी-नाले हैं कि सबको बंद करना है। माइक्रो प्लास्टिक्स की प्रॉब्लम आ रही है तो प्लास्टिक वगैरह बैन लगाओ। बाकी ये क्रीमेशन वगैरह जो होता है तो इसे अच्छे से मैनेज करो प्रॉपर। कोई कपड़े धुल रहा है उधर, कोई कुछ कर रहा है तो ये सब चीज़ें थोड़ा हमें क्या करनी पड़ेगी कंट्रोल करनी पड़ेंगी। तो ठीक है रह गए। उसके बाद तीसरे नंबर पे कोई सरदार जी थे तो शायद क्या पता बीएसएफ में रहो मुझे इतना पता नहीं है। पर वो थोड़ा बास्केटबॉल साइड ज़्यादा इंटरेस्टेड थे तो उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन बास्केटबॉल पे पूछे। तो ऐसे पूछने लगे कि यार कौन-सी पोज़ीशन खेलते हो वगैरह, तो मैंने ऐसे-ऐसे बता दिया था। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि यार स्टैमिना कैसे बिल्ड करूँ? तो उसकी मैंने काफ़ी एक्सरसाइज़ बता दी थी जो मैं पार्टिकुलरली करता। तो उन्होंने पूछा कि यार आप ड्रिबलिंग तो भूल ही गए। तो मैंने बोला कि हाँ सर ड्रिबलिंग भी भूल गया, तो मैंने ड्रिबलिंग भी उन्हें बता दी कि मैंने खुद बेसिक्स से कि क्या बोलते हैं पहले मैं बॉल कंट्रोल भी नहीं कर पाता, तो सब लोग मज़ाक उड़ाते थे, खिलाते भी नहीं थे मुझे अंदर। तो मैं अकेला जाता था, मैंने बेसिक्स से पूरा मतलब मैंने पूरी स्टोरी बता दी थी मैं कि ऐसा-ऐसा। तो यहाँ पे मुझे लगा कि यार आप थोड़ा अपना पर्सनलाइज़्ड व्यू रखोगे तो यार थोड़ा एंगेजिंग होता है उन मेंबर्स के लिए भी। काफ़ी मोनोटोनस सा हो जाता है अगर आप एक ही चीज़ें बार-बार बोलो। तो मेरे हिसाब से अपना पर्सनल आप शेयर कर सकते हो अगर टाइम एंड सिचुएशन परमिट्स। तो ऐसा हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेफ़रेंस के बारे में पूछा कि आप सीएपीएफ पहले क्यों आना चाहते हो और बीएसएफ में क्यों आना चाहते हो? तो मैंने बता दिया जैसे कि अ, पुलिस दादाजी पुलिस में थे और पिताजी फ़ौज में थे तो सीएपीएफ में आऊँगा तो मेरे को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का थोड़ा कॉम्बिनेशन मिलेगा तो इसलिए पर्टिकुलरली सीएपीएफ। बीएसएफ के बारे में ऐसे ही था, डाइवर्स ज्योग्राफी में सर्व करूँगा तो यार प्रोफ़ेशनल पर्सनल ग्रोथ होगी।
उसके साथ-साथ आर्मी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो जैसे बीएसएफ ले ली। उन्होंने वेपन वगैरह पूछे कि क्या-क्या यूज़ होते हैं ऐसा-वैसा, तो मैंने बता दिया था आर्टिलरी उपकरी का सब आजकल गन्स वगैरह थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो पाया पर जितना मुझे आता था मैंने अपना एक बेस्ट ट्राई किया था उन्हें बताने का। तो अब चौथे मेंबर थे यहाँ पे बैठे हुए साइकोलॉजिस्ट ही होंगे इस साइड, थोड़ा हैंड मूवमेंट्स वगैरह तो वो चौथे नंबर थे आई थिंक ही वाज़ अ साइकोलॉजिस्ट तो थोड़ा हैंड मूवमेंट देख रहे थे, तो मैं बोल रहा था। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार जैसे मुझे वॉक वगैरह में कहा था कि आपकी हैंड मूवमेंट ऐसा-वैसा हो रही है, आपको कंट्रोल करना चाहिए ऐसा-वैसा। तो बेसिकली मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। मेरा ऐसा था कि यार मैं एक्सप्रेस करूँगा, अगर वर्ड्स मेरे फ्री फ्लो में आ रहे हैं तो हाथ से क्या ही दिक्कत हो जाएगी। तो मैं पूरा फुल मैंने हाथ-हूथ का इस्तेमाल किया ऐसा-वैसा। तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन्स पूछे और सिंदूर के बारे में पूछा। इन्होंने पूछा कि यार सबसे पहला क्वेश्चन तो वही था कि उत्तराखंड से आते हो आप, तो सब फौज में क्यों जाना चाह रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें ऐसा-वैसा। तो इसका मुझे प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट सिनेरियो बताओ। तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई थी, पापा की किताबें थी जो पुरानी, वो हिंदी में थी तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी मुझे पढ़ने में, पर पढ़ी थी मैंने कि यार इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ पढ़ी थी। तो उसमें है हमारे उत्तराखंड की है जैसे तीलू रौतेली, आपका गब्बर सिंह नेगी जी हो गए जहाँ से मैं आता हूँ, तो मैंने इनके बारे में इनका रेफ़रेंस दिया। तो थोड़ा इंटरेस्टेड लग रहे थे कि जानने में कि ऐसा-ऐसा बोल रहा है। तो उसके बाद मैंने ये ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दिया था कि यार उत्तराखंड और कुमाऊँ को थोड़ा मार्शल रेस में शामिल करते थे, कि गोरखा हो गया, उत्तराखंडी हो गए, कुमाऊँ, इनको मार्शल रेस कहते थे, कि ये लड़ने में अच्छे हैं, स्टैमिना वगैरह ठीक-ठाक है इनका। इस वजह से उन्होंने रेजिमेंट्स वगैरह बना दी थी, पर्टिकुलरली यहीं से रिक्रूट करते थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऐसा था कि यार थोड़ा यहाँ भी पर्सनलाइज़्ड व्यू रखा मैंने, तो मैं उनको वो बता रहा था जो उनको पता ना हो, ख़ासकर उत्तराखंड के बारे में। जैसे ये पर्सनैलिटीज़ के बारे में शायद ही उन्होंने सुना हो, तो थोड़ा इंटरेस्टेड लग रहे थे जानने में। तो मेरा यही है कि यार आप जहाँ से भी आते हो तो उसके बारे हिस्ट्री के बारे में पढ़ो, जिसको आप शेयर कर सकते हो उनके साथ। इससे कि यू विल गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, थोड़ा अटेंशन भी मिलेगा उनका। उसके बाद उन्होंने थोड़ा करंट इश्यूज़ पे पूछा जैसे कि शायद मैंने बीएसएफ चुनी थी तो उन्होंने पाकिस्तान वाला एरिया ही चुना पूछने का। तो उन्होंने ये पूछा कि यार ये रिलीजियसली इंक्लाइंड क्यों था ये अटैक? कि आप धर्म पूछ के मार रहे हो ऐसा-वैसा। तो थोड़ा बहुत मैंने आंसर दे दिया था। तो उन्होंने पूछा कि यार इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है? तो मैंने बता दिया था कि पहले हम नॉन काइनेटिक क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं, उसके बाद हम काइनेटिक मूवमेंट से जाते हैं जो कि वेरी कैलिब्रेटेड रहते हैं क्योंकि इंडिया बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। ऐसे-वैसे स्टेप्स नहीं लेती है अनलाइक पाकिस्तान। तो उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि यार डू यू थिंक पाकिस्तान कैन चेंज? तो यार यहाँ पे मैं डिप्लोमैटिक हो सकता था, मैं कह सकता था कि यस सर देयर आर प्रोबेबिलिटीज़ ऐसा-वैसा। पर उस समय मैंने सोचा यार मेरे दिमाग में आया, पाकिस्तान तो बदलेगा नहीं कभी। तो मैंने सीधे बोल दिया कि सर आई डू नॉट थिंक पाकिस्तान विल चेंज इटसेल्फ। तो काफ़ी लोग मतलब जैसे कि हमें बताते हैं कि यार आपको काफ़ी बैलेंस रखना है ऐसा-वैसा। तो मेरे हिसाब से यार जिस आपका जो माइंडसेट है आप उनके सामने रख दो पहले। मेरा माइंडसेट था यार पाकिस्तान तो फिलहाल तो बदलने वाला नहीं है, तो मैंने उनके सामने कह दिया था कि यार पाकिस्तान मेरे हिसाब से नहीं बदलेगा, इसलिए हमें उनसे एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा कि हमेशा कॉशियस रहना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही इन्होंने ख़त्म किया तो बाकी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन्स थे वो पाकिस्तान पे रिलेटेड से उतने ख़ास नहीं थे, तो एक ये इंडस वाटर ट्रीटी वाला था, मैंने आपको पहले बता रखा है तो उतना ख़ास नहीं। बाकी जैसे ही ख़त्म हुआ तो राज शुक्ला सर पे फिर से आई तो वो बोलने लग गए कि यार उत्तराखंड से काफ़ी बंदे आते हैं ऐसा-वैसा, फौज इज़ अ कॉलिंग, फौज में आना है तो पैशन चाहिए, इट्स नॉट अ जॉब इट्स वगैरह-वगैरह जैसे बोलते ही हैं, पूरा मोटिवेट कर दिया था उन्होंने। तो उसके बाद काफ़ी नाम एक्सचेंज हुए जैसे कि के विपिन रावत सर हैं, केनी लाल सर हैं, अजय डोभाल सर हैं, तो सब कह रहे थे ये करके कि ये भी वहाँ से आते हैं। मैं बोला यस सर, श्योर सर। मैंने बोला अंशुल यार इंटरव्यू इज़ ओवर, यू मे गो। जैसे ही मैं उठा मैं बाहर जाने लगा, जैसे ही आधा दरवाजे तक पहुँचा तो उन्होंने कहा कि यार डू नॉट फॉरगेट अंशुल यूपी इज़ यूपी नहीं उत्तराखंड वाज़ वन्स अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। पता नहीं क्यों बोला उन्होंने ऐसा मुझे समझ नहीं आया। और सभी हँसे, मैं भी हँसा, उसके बाद से बाहर आ खुशी था उस हिसाब से
पहला इंटरव्यू था यूपीएससी में। मेरे हिसाब से ठीक ही गया था उस हफ़्ते अपना परफॉर्मेंस मैंने जस्ट तो कर लिया था, मुझे लग गया था कि सही गया है। नंबर ने प्रूव भी कर लिया। तो किस्मत किस्मत ये थी कि यार लक इन जनरल राज शुक्ला के मैं पॉडकास्ट वगैरह ज़्यादा उन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो करता था और लकीली उन्हीं का अवार्ड मुझे मिल गया तो किस्मत मैं कहूँगा कि यार किस्मत भी उस दिन मेरे साथ थी। इस वजह से आई थिंक यू नो इस वजह से फिर मुझे और हैंड मिल गया है। और उन्हीं की लाइन उन्हीं पे लगा दी तुमने। हाँ, जैसे मैं बता ही रहा था कि मैं सुनता था उनकी तो कभी कुछ-कुछ लाइन वो कहते थे तो मैंने सेम लाइन उन्हीं के सामने बोल दी थी। तो उस वजह से बोर्ड थोड़ा ना हँसने लग गया था तो एटमॉस्फेयर काफ़ी लाइट हो गया था, उस वजह से कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ गया था। सो ओवरऑल मतलब एक प्लेजेंट सा इंटरव्यू गया, मतलब कॉर्डियल था, ज़्यादा ग्रिलिंग हुई नहीं एज़ सच, मतलब तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हारी ग्रिलिंग हुई। सो एक ही चीज़ है कि तुम्हारी अंदर जो एक क्वालिटी मैंने देखी है कि दैट इज़ कामनेस, यू रिमेन काम। और अंदर चाहे जो भी हो रहा हो तुम्हारे किसी को नहीं पता, बट ऑन द आउटसाइड यू रिमेन काम। सो उसके लिए क्या टिप्स है? क्या कहना चाहोगे, कैसे मेंटेन करते हो वो? कि इसके लिए कुछ करते हो आप, एक्सरसाइज़ेज़ करते हो, मेडिटेशन और समथिंग लाइक दैट? कुछ है तो बताओ? या मेडिटेशन वगैरह से तो मेरा दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं। बात हुई है आई थिंक प्रैक्टिस इन द सेंस होती है कि यार आप ज़्यादा रिएक्ट मत करो चीज़ों को। नीचे आ रही है तो यार सोच लो कि यार कुछ सा करके क्या ही हो जाएगा। इससे बढ़िया देख लेते हैं जैसा है ठीक है। जो भी होगा सही होगा बस। बाकी ज़्यादा रिएक्शन का मैं देखा नहीं होता था, खासकर नेगेटिव चीज़ों को। दैट्स गुड यार। दुनिया में इतना पॉज़िटिव है, नेगेटिव पे क्यों जाना है यार? और वैसे भी दिस ईयर हैज़ बीन पॉज़िटिव वेरी मच। तो ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे ही नहीं। अच्छा जा रहा है ये साल 2025। सो ओवरऑल तो यार ये बढ़िया सेशन रहा यार। काफ़ी कुछ जान लिया तुमसे, तुम्हारे बारे में भी। कुछ चीज़ें मुझे पता थी, कुछ चीज़ें नहीं पता थी, तो सब कुछ में मज़ा आया। आई थिंक बाकी सब भी एन्जॉय करेंगे जो भी सेशन को देखेगा। और ये चीज़ होती भी है ना कि बिकॉज़ यू हैव फेस्ड ऑल दोज़ सिनेरियोज़, सो दूसरे जानना चाहते हैं कि हाउ दे शुड आल्सो रिएक्ट इन दैट सिचुएशन। और जब मैं बात करता हूँ तो मैं भी जब दूसरे का एक्सपीरियंस सुनता हूँ ना, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं ट्राइंग टू मग अप देयर रिएक्शंस, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन मोर। और जब आप फेमिलियराइज हो जाते हो किसी चीज़ से तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे अपने टाइम पे भी। तो आई थिंक इसीलिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एस्पिरेंट्स को लेके। एंड आई थिंक इंटरव्यू पार्ट ऑल्सो एंड राइटिंग पार्ट डेफिनेटली, उसमें तुमने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें एक्सप्लेन करी। सो ओवरऑल एक फाइनल टिप क्या देना चाहोगे फॉर द लास्ट मंथ टू ऑल द एस्पिरेंट्स? ये आपकी प्रिपरेशन है यार, अपने पे भरोसा रखो, पूरा कॉन्फिडेंस रखो। और अच्छा जो तभी अच्छा होगा, खासकर पेपर 2 के लिए। तो जितनी आपने तैयारी की है फुल फ़ोकस से जाओ, पूरा कॉन्फिडेंस रखो यार और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करो। ऐसा होगा टाइम्स आएँगे कि यार कभी-कभी नीचे लगता है, तो यही लगता है अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पूरी जर्नी काफ़ी लंबी है। पर यार अब वही होता है कि आपको चलना ही पड़ता है, चलना ही का नाम है ज़िंदगी। थोड़ा मैं पोएटिक साउंड करूँगा पर काफ़ी सही लाइन लिखी है जिसने लिखी है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि यार पूरा एफर्ट दो, अपने पे विश्वास रखो, दूसरों के साथ कंपेयर मत करो अपने आप को। यू आर यूनिक एंड आप अच्छा करोगे। दैट्स ऑल। Okay, so thank you so much, Anshul, for joining me here. And once again, congratulations. भाई Congratulations. एक्चुअली यू टू रिलैक्स। Okay. हमारी प्रेफ़रेंस अलग है, वरना हम साथ में जाते अकेडमी। पर कोई बात नहीं। वी विल मीट, वी विल मीट सून। अब तो मिलते ही रहेंगे यार। अरे बिल्कुल यार। पासिंग आउट परेड में भी आ जाना। तुम्हारी हमारी बाद में होगी, तुम्हारी पहले हो जाएगी। अभी ओके। चलो फिर मिलते हैं एंड अगेन थैंक यू सो मच।